नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अब भोपाल में पकड़ी गई 907 किलो ड्रग्स। एनसीबी व गुजरात एटीएस की कार्रवाई, 2 गिरफ्तार। बंद फैक्ट्री में चल रहा था ड्रग्स बनाने का कारखाना। अभी कुछ ही समय पहले दिल्ली में भी आपने देखा होगा 5,000 करोड़ के नशीले पदार्थ पकड़े गए थे। आप देख रहे हैं कि देश की राजधानी में और मध्य प्रदेश की राजधानी में, तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए हमारा प्यारा भारत है, ये आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं, सोया प्रदेश भी कहते हैं, टाइगर प्रदेश भी कहते हैं। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था और भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश। मंगू भाई सी पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं, मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिल जाएंगे। झारखंड में चुनाव की घोषणा से पहले वादों की झड़ी। ये आप देखते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये करेंगे, हमारी सरकार आई तो ये हम करेंगे, उसी की बात हो रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी भले ही नहीं हुई, लेकिन इससे पहले ही जनता को फ्री स्कीम से रिझाने की होड़ मच गई है। भाजपा ने शनिवार को जारी किए गए अपने 5 चरण में अपनी सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने की घोषणा की है। और कभी तो मुझे लगता है कि कभी ये ना कहने लग जाए कि हम कार देंगे, हम 50,000 देंगे, 1 लाख देंगे। देख रहे हैं आप लोग इस तरह से। और झारखंड की बात अगर हम लोग बात करें तो ये बिहार से अलग करके बनाया गया था झारखंड 15 नवंबर सन 2000 में। सांची इसकी राजधानी है। क्या रांची इसकी राजधानी है? इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। और हेमंत सोरेन यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। संतोष गंगवार यहाँ की गवर्नर हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए विधानसभा चुनाव की बात करें ना, तो अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले 21 साल हुआ करती थी उम्र। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल किया गया था, ये आप लोग नीचे बताइए। विधानसभा के, राज्यसभा के, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वीजा रैकेट चला रहे थे नौसेना के अफसर। दक्षिण कोरिया की वीजा रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए भारतीय नौसेना के 2 अधिकारियों, एजेंटों और उनके करीबी महिला मित्र समेत ये आप देखते हैं कि कुल 5 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। और इसमें जम्मू के युवाओं को नौकरी का झांसा देकर उन्हें फर्जी दस्तावेज के सहारे टूरिस्ट वीजा पर भेजा जाता था। ऊना में वंदे भारत एक्सप्रेस पर लगातार दूसरे दिन भी पथराव हुआ है। ये आप देखिए एमडी ड्रग्स क्या होता है? एमडी ड्रग्स का रासायनिक नाम मेथाइल डाइऑक्सी मैथ एम्फेटामिन है। यह सिंथेटिक होता है जो टेबलेट और पाउडर के रूप में मिलता है। और इसका नशा लगभग 6 घंटे तक रहता है और नशा करने वाले को उत्तेजना आती है इसमें। तो वही जो भोपाल में बरामद हुई ना, उसी की बात हो रही है। साइबर ठगी की रोज आ रही 1 करोड़ विदेशी कॉल। संचार विभाग पर टेलीकॉम कंपनियां 45 लाख कॉल कर देती हैं विफल। और ऐसी सभी कॉल को रोकने के लिए जल्द लागू होगी केंद्रीकृत व्यवस्था। वीडियो कॉल के जरिए किसी को नहीं किया जाता गिरफ्तार। AI4 ये आप देखते हैं कौन कह रहा है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर कह रहा है। अब आप देखिए मेरे खिलाफ कोई वारंट निकलता है तो मेरे घर आएगा वो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स का हो, कोई पुलिस व्यवस्था हो। अब डायरेक्ट वीडियो कॉल करके हमें गिरफ्तार नहीं करेगा, हमें धमकी नहीं देगा। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। आज आप देखिए आजकल डिजिटल अरेस्ट, वीडियो कॉल के जरिए अरेस्ट करके लाखों करोड़ों ठग लिए जा रहे हैं। किसी की जान चली जा रही है,
तो इतना तो मुझे लगता है कि कॉमन सेंस रखना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए कि कोई आपको ना लूट ले। ये अब आप देखते हैं कि हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं 90 सीटों के लिए। अब 8 तारीख को उसका रिजल्ट आना है। और आप देखते हैं कि बहराइच में आप देखिए ग्रामीणों ने भेड़ियों को मारा, ऑपरेशन खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आतंक का पर्याय बने भेड़ियों के गिरोह के छठे सदस्य को शनिवार देर रात ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला। यह 3 वर्ष की मादा भेड़िया थी। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी ऑपरेशन खत्म नहीं किया जाएगा। जिले के कछार में 15 दिन तक निगरानी जारी रहेगी। इस बीच यदि कोई घटना नहीं होती है तो ऑपरेशन भेड़िया समाप्त कर दिया जाएगा। बड़े हमले कर रहा था ना भेड़िया। लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आपको। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। इजराइल बमों के धमाके से पूरी रात गूंजा बेरूत। और लेबनान की बात हो रही है तो यहां आप देखते हैं कि इजराइल हमला कर रहा है। अभी दुनिया बड़ी अशांत फैली हुई है। ये रूस यूक्रेन में चल ही रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ इजराइल आपको देखने को मिल जाएगा। और देख लीजिए ईरान में भी चल रहा है, इजराइल ईरान में। यहाँ आपको भूमध्य सागर देखने को मिलेगा। ये लाल सागर है। भारतीय बेटियों का पाक के विरुद्ध जीत का छक्का। महिला T20 विश्व कप की बात हो रही है। 6 विकेट से हराया भारतीय टीम ने पाकिस्तान को। 6 बार भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप में दी मात। 13वीं कुल जीत दर्ज की थी T20 मुकाबले में चिरफितुदंदी के विरुद्ध। ये आप देखिए पड़ोसी हमारा पाकिस्तान 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। एनआईए ने ध्वस्त किया नक्सलियों का वित्तीय तंत्र। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में एनआईए नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा रही है। और नक्सलियों को फंडिंग करने के मामले में भी छत्तीसगढ़ के अलावा बंगाल, अन्य राज्यों से करीब 30 लोगों को गिरफ्तारी से उसने नक्सलियों का वित्तीय तंत्र ध्वस्त किया है। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखते हैं कि अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। अगर हम लोग नक्सल के मतलब क्या होता है तो नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन किया था। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं। और काफी अब देखते हैं कि सिकुड़ता जा रहा है इनका क्षेत्र। एक समय काफी हुआ करता था। हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। ये आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कह रहे हैं। आरएसएस के बारे में याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी हेडक्वार्टर नागपुर में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। और केबी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को हटाने को हल्के में नहीं ले सकते हैं। महाराष्ट्र में महिला सरपंच को हटाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा ग्रामीण यह स्वीकार नहीं कर सकेगी, उन्हें महिला के निर्देश मानने होंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और ये महाराष्ट्र है। मुंबई इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। यहाँ के सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखिए 288 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र। लद्दाख से ब्रह्मांड के रहस्य जानेगा सबसे ऊंचा गामा रे टेलीस्कोप। और परमाणु ऊर्जा विभाग ने पूर्वी लद्दाख के हानले में स्थापित किया टेलीस्कोप। तारों के जन्म और मृत्यु जैसी खगोलीय घटनाओं को ट्रैक करना भी होगा संभव। परमाणु ऊर्जा विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने बनाया टेलीस्कोप और एस्ट्रो टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनेगा। विज्ञान एवं तकनीक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि गामा रे टेलीस्कोप अंतरिक्ष की खोज में अहम योगदान देगा। और हानले ने देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी में स्थापित
स्थापित यह टेलीस्कोप लद्दाख को एस्ट्रो टूरिज्म के विश्व का एक प्रमुख केंद्र बनाएगी। हानले ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा रे टेलीस्कोप के लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगह है और नाइट स्काई सेंचुरी को रोशनी से होने वाले अवांछित प्रदूषण से बचाने की दिशा में बहुत काम किया जा रहा है। चलिए, ये आप देखेंगे 21 मीटर व्यास व 175 टन भारी इस टेलीस्कोप में 14 से 24 डायमंड टन मिरर व 1000 से अधिक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इसे सुदूर अंतरिक्ष की घटनाओं देखने में सक्षम बनाता है। टेलीस्कोप का रिफ्लेक्टर 350 वर्ग मीटर से अधिक है और आप देखेंगे गामा रे टेलीस्कोप के औपचारिक रूप से उद्घाटन से पहले ही इसने हाल ही में 200 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर से गामा रे फ्लेयर्स का पता लगा लिया है। और भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम ने इसे इंजीनियरिंग चमत्कार बताया। हानले गांव लेह के लगभग 250 किलोमीटर दूर स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख लेह की राजधानी, इसकी सीमा चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लगती है। जम्मू कश्मीर से अलग करके राज्य बनाया गया है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही, विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें यहां देखने को मिलेंगी आपको। ये आप देखिए, चतुर्थ दिन है। शक्ति की अधिष्ठात्री मां दुर्गा की आराधना के विशेष काल शारदीय नवरात्र की चतुर्थ तिथि में देवी के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा के दर्शन, पूजन, साधन, उपासना का विधान है। नवरात्रि चल रही ना, ये आप देखिए, धनुष उठाने जा रहे कलाकार को आया अटैक, मौत। राम के किरदार निभा रहे थे। अब राम का किरदार निभाने की हमारी आपकी औकात भी नहीं बची। हकीकत तो ये है। इस तरह की कई बार आपने देखा, हनुमान बन रहा है कोई, उसे भी आप देखें, यार अपना चरित्र तो देख लीजिए। मैं कहता हूं उनके जैसा ना बन पा रहे हैं, कम से कम अच्छा इंसान तो बन जाइए। ऊपर वाला अगर देखता है तो सच में कुछ तो करता होगा फैसला, इतना तो भरोसा रखिए। एम्स में शौचालय रोबोटिक सिस्टम से वार्डों में पहुंचेगी दवा। इस दवा के भंडारण आपूर्ति प्रबंधन के लिए लगेगा शौचालय रोबोटिक इन्वेंट्री सिस्टम। दवा स्टोर में रोबोटिक तकनीक का इस्तेमाल करने वाला एम्स होगा पहला अस्पताल। अच्छी बात है। इसमें मोदी उन चुनिंदा नेताओं में है जो रूस व यूक्रेन से बातचीत में सक्षम है, ये विदेश मंत्री बोले। जेलसिंकी व पुतिन के लगातार संपर्क में है पीएम साहब। संयुक्त राष्ट्र पुरानी कंपनी की तरह है जो अब बाजार से तालमेल नहीं रख पा रही है। और संयुक्त राष्ट्र पर आप देखिए तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि दुनिया में अशांति फैली हुई है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। किम जोंग या फिर सोरोस के साथ डिनर में उपवास पर हूँ, इस जयशंकर से मिली मुइज्जू। द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ करने को प्रतिबद्ध हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू 5 दिन के दौरे पर आए हुए हैं भारत। दिल्ली प्रवास के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति मुर्मू से भी मिलेंगे। मालदीव की राजधानी माले है और आपने देखा होगा कि शुरुआत में बड़ा उल्टा सीधा बोल रहे थे भारत के खिलाफ। अब मुझे लगता है कि इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के जहाज पहुंचे ओमान। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS के जहाज तीर, शार्दुल और तटरक्षक जहाज बोरी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पर ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे हैं और इससे भारत और ओमान के बीच समुद्री क्षेत्र में रक्षा संबंधों को और मजबूत मिलेगी। एक तरह से अच्छी बात है। अब आप देखते हैं कि रॉयल नेवी के साथ यहां बंदरगाह पर संयुक्त अभ्यास भी किया जाएगा। कर्नाटक में सामाजिक सर्वे रिपोर्ट को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। और आप देखिए इस रिपोर्ट को जातिवार जनगणना के नाम से जाना जाएगा। देखिए जनगणना की बात करें, जातियों की जनगणना की बात होती है कि इस जाति की संख्या इतनी है, उसकी इतनी है। और देखिए जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती, लेकिन 2021 में होनी थी, अभी तक नहीं हो पाई। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। 4 दशकों में अधिकारों के प्रति 2/3 उपभोक्ता भी नहीं जाग पाए
और उपभोक्ता संरक्षण पहली किस्त की बात, तमाम प्रयासों के बावजूद अधिकतम 30% उपभोक्ता ही जाग पाए हैं, बाकी को पता नहीं कहाँ कर सकते हैं घटिया उत्पादों की शिकायत। और एक और बात बता दूं आप लोगों को, उपभोक्ता सोचते हैं, मालूम चलता है कि ये घटिया सामान है, नकली सामान है, फिर भी सोचते हैं अरे छोड़िए ना। और बहुत सारे लोग तो जागरूक ही नहीं है। वो मैंने देखा, एक दिन मैं अपने यहाँ गया हुआ था, तो वो हमारे यहाँ एक छोटा बच्चा है, वो आप देखिए वो कुरकुरे मुरके ले आया, उस पर आप देखिए डेट लिखी हुई है, एक्सपायरी डेट खत्म हो गई, फिर भी आप देखते हैं कि खाए जा रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई उस दुकानदार से बोलने वाला भी नहीं है। मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए वैश्विक शांति आवश्यक है, मोदी जी कह रहे हैं। कहा सामूहिक प्रयासों की सफलता राष्ट्रों के बीच सहयोग पर निर्भर है। शांति के लिए भारत की ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को किया खारिज। बाबा साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में संविधान है, रिजिजू कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। निजी क्षेत्र के साथ मिलकर परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की तैयारी हो रही। पहली बार प्राइवेट कंपनियों के लिए छोटे परमाणु संयंत्रों का संचालन करेगी सरकार की कंपनी। परमाणु संयंत्रों के लिए धन और भूमि उपलब्ध कराएगी प्राइवेट कंपनियां। NPCIL की होगी संयंत्र के प्रबंधन की जिम्मेदारी। मौजूदा कानून अपर्याप्त है, कड़ा कानून लाने की है जरूरत। ये आप देखिए किसकी साइबर क्राइम पर नकेल की बात हो रही है। वकील पवन दुग्गल ने कहा कि मौजूदा कानून से अपराधियों में नहीं पैदा होता है भय, अभी अपराध जमानती है और सजा हल्की है। अपराध में AI का भी हो रहा है उपयोग। AI यानी कि किसकी बात हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। और भारतीय न्याय संहिता में कुछ उपबंध जोड़े गए, उसमें इलेक्ट्रिक धोखाधड़ी में 7 वर्ष तक की सजा की मात्रा पर्याप्त नहीं है। वह कहते हैं कि भारत साइबर क्राइम की प्रतियोगिता बन गया है। और डेली आप लोग देखिए साइबर अटैक, साइबर ठगी, इस तरह की खबर आप लोग सुनते रहते हैं। अब आप देखिए राजनीति की बातें हो रही खूब। अभी जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव हुए ना, तो अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। बाकी कल 8 तारीख है, तो 8 को मालूम चल ही जाएगा। तो आप लोग जरूर रिजल्ट को पढ़ लिया करिए, देख लिया करिएगा। और खासकर जिस राज्य में चुनाव होते हैं, अगर उस राज्य से हैं आप, तो जरूर देख लिया करिएगा। चेन्नई में वायुसेना की एयर शो में उमड़ी भीड़ और 5 की मौत हो चुकी है। और एयर शो के दौरान कई लोग गर्मी के कारण हो गए थे बेहोश। 72 विमानों का शक्ति प्रदर्शन हुआ है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में होगा दर्ज। ये RG कर अस्पताल में पहले भी मेडिकल छात्राओं के साथ हुआ है यौन शोषण। ये डॉक्टर के साथ दरिंदगी का मामला है ना, जो पश्चिम बंगाल कोलकाता का, उसी को लेकर आप देखिए परत दाय परत खुलता जा रहा है, क्योंकि जांच चल रही है ना यहाँ। अब देखिए नवरात्रि चल रही है, माँ बेटियों को पूजने की बातें होती हैं और बड़ा जाकर मंदिर में लोग दिखावा करते हैं। लेकिन फिर भी बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ आप देखिए छोटी सी उम्र से लेकर 2-3 साल से लेकर बुजुर्ग महिलाओं के साथ दरिंदगी की खबरें लगातार आ रही हैं। ये आप देखते हैं कि चिंता की बात होना चाहिए। ये हमारे समाज पर कलंक है एक तरह से। उत्तराखंड के राड़ी टाप में आकार ले रहा देश का पहला जिम्नोस्पर्म पार्क। उत्तरकाशी में राडी टाप के पास 7500 फीट की ऊंचाई पर बन रहे पार्क का 90% कार्य पूर्ण हो गया है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले इस पार्क में रोपित की गई है जिम्नोस्पर्म पौधों की 25 प्रजातियां। और वनस्पति शोध का केंद्र बनेगा ये पार्क। नग्न बीज वाले होते हैं, याद देखिए जिम्नोस्पर्म। वन अनुसंधान शाखा के मुख्य संरक्षक संजीव चतुर्वेदी के अनुसार उत्तराखंड में जिम्नोस्पर्म की लगभग 16 प्रजाति मिलती हैं। और जिम्नोस्पर्म नग्न बीज वाले पौधे वनस्पतियों के महत्वपूर्ण समूह हैं। पौधों के विकास के इतिहास में ये पौधे दूसरे चरण से संबंधित हैं, जो वन्यजीव और मनुष्य दोनों के लिए भोजन का एक अच्छा स्रोत है। चीन और जापान में इन पौधों से कई प्रकार की औषधि बनाई जाती है। जुरासिक युग का दुर्लभ पौधा भी पार्क है। ये चतुर्वेदी ने बताया कि पार्क में जिंको बिलोबा
धुनेर, टेक्सस वकाटा, जापानी देवदार, कैप्टोमेरिया जैपोनिका, ब्लू पाइन, पाइनस वलिंचियाना, साइप्रस काप्रेसस टोरुलोसा और सोमलता, ये आप देखिए एफेडा जेराडियाना, सागोपाम, ये सब आप देखेंगे जुरासिक युग से पृथ्वी पर मौजूद इस पौधे को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। यह विलुप्त प्राय प्रजाति है, हालांकि कभी कभी इसे विलुप्त भी माना जाता है। चीन जापान में मिलने वाले इस पौधे की मौजूदगी पहले भारतीय उपमहाद्वीप में भी थी। वन अनुसंधान की शोध टीम ने इस पौधे को पार्क में सफलतापूर्वक उगाया। यह पौधा अपने उच्च एंटीऑक्सीडेंट और स्मृति बढ़ाने वाले गुणों के लिए प्रसिद्ध है। आप देखेंगे जिंको बिलोबा दुर्लभ प्रजाति में शामिल है। लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों को अग्रिम भुगतान पर संधि की सफाई का आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय विपक्ष लाभार्थियों को मासिक सहायता देने में उत्पन्न कर सकता है बाधा। ये महाराष्ट्र में आप देखते हैं ये योजना बनी हुई है, 1500 रुपये प्रति माह आप देखते हैं कि महिलाओं को देने की बात हुई ना, उसी के तहत दिया गया। सिल्क सिटी की अंजना ने देश विदेश में किया मंजूषा का नव जागरण और स्टेशन से दफ्तरों तक दिखती है पेंटिंग। नानी सीसी की मंजूषा चित्रकला को सहेज रही है अंजना, नई पीढ़ी को सिखा रही है हुनर, दुनिया भर में खरीदार भी है इसके, अच्छी बात रहती है। इस सनातन परंपरा से हटने चाहिए, गुलामी के प्रतीक नाम ये आप देखते हैं कि योगी जी कह रहे हैं। शाही स्नान व पेशवाई का नया नाम तय करें संत, सरकार उसे लागू करेगी। महाकुंभ के लोगों का अनावरण किया गया ना मुख्यमंत्री ने 2025 के, तो उसी की बात हो रही है। तिरुपति को घी सप्लाई करने वाली हरिद्वार की फैक्ट्री में खाद्य संरक्षण विभाग का छापा, करीब 2500 खाली टिन रखे मिले। घी और दूध के रिपर और गत्ते के बॉक्स सील किए गए हैं। फैक्ट्री प्रबंधक ने मांगी जानकारी, 2 साल में कहां किस उत्पाद की आपूर्ति की गई है। अभी आप देखते हैं कि काफी बातें हो रही है ना, तिरुपति बालाजी में जो लड्डू बनते हैं उसमें घी में मिलावट की बातें हो रही हैं, चर्बी वाले घी की बातें हो रही हैं, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। दक्षिण कोरियाई मिशनरी की नेपाल के बाद भारत पर नजर है। मतांतरण से नेपाल की बदल रही डेमोग्राफी, 68% बड़े ईसाई भारतीय सीमा क्षेत्र में रहने वाली गरीब परिवारों पर भी डाल रहे हैं डोरे। इसमें ये भी आप देखेंगे, ये वायुसेना ने 55,000 फीट ऊंचाई पर चीनी जासूस गुब्बारे को मार गिराया है। रेलवे की नौकरी छिन जाने के डर से बड़ी बहन ने की भाई की हत्या। छोटे भाई के नाबालिग होने के कारण अविवाहित बहन को मिली थी मृत पिता की जगह नौकरी। बहन ने अपने मित्र के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। अब देखिए, मैं कहता हूं कि किस दिशा में हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हमें ठहर कर देख तो लेना चाहिए, एक बार एक पल के लिए तो सोचना चाहिए कि हम किस दौर में जा रहे हैं, कितने बड़े हम लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, ये भी हमें सोच लेना चाहिए। ये पश्चिम एशिया की जो चुनौती बनी हुई है, जो अशांति फैली हुई है, उसी को लेकर बातें भी हो रही हैं। 104 अरब डॉलर हो सकता है भारत का कुल तेल आयात बिल वित्त वर्ष 2024-25 में। 23-24 में आप देखिए 96 अरब डॉलर था, ये 13 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का तेल आयात बिल। तेल कीमतों में $10 प्रति बैरल का इजाफा होने से और 0.3% बढ़ सकता है भारत का चालू घाटा तेल कीमतें बढ़ने से। आप देखेंगे कि जो अशांति फैलेगी तो उसका तेल उत्पादक देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा। आयात पर आप देखते हैं भी वहां से जिस रास्तों से आता है उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इजराइल पर ईरान के ताजा मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में व्यापक संघर्ष का खतरा काफी बढ़ गया है। अगर ईरान इजराइल के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ जाता है तो इस बात की काफी संभावना है कि अमेरिका भी इजराइल की मदद के लिए जंग में कूदेगा। यह स्थिति न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि भारत के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण होगी। एक और इजराइल हमारा मित्र और करीबी रक्षा भागीदार है, वहीं ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत के रणनीतिक हित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर
पश्चिम एशिया में जंग होती है तो भारत पर दोनों पक्षों में से समर्थन का दावा बढ़ेगा। ऐसे परिदृश्य में भारत के लिए कूटनीतिक मोर्चे पर संतुलन बनाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव को नकारते हुए रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में कोई एक पक्ष न चुनने का साहसिक फैसला कर चुका है। लेकिन आप देखिए, क्या भारत पश्चिम एशिया में युद्ध की सूरत में ईरान और इजरायल के बीच संतुलन बनाते हुए अपने हितों को सुरक्षित कर पाएगा? इसकी पड़ताल का आज मुद्दा है। तो ईरान इजरायल के बीच संतुलन बनाकर चलेगा भारत, और हम लोग हर देश के लगभग आप देखते हैं कि जिन जिन के बीच टकराव हो रहा है उनके बीच हम लोग बीच का रास्ता ही अपनाए हुए हैं। और ना हम लोग रूस के साथ खड़े हुए हैं, ना ही हम लोग इजरायल किसके यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। हम लोग बीच में खड़े हुए हैं। हम लोग सबकी बातें करते रहते हैं, जिसके साथ गलत होता है उसकी हमदर्दी दिखा देते हैं। पश्चिम एशिया में ईरान और इजरायल के बीच चल रहा संघर्ष आने वाले दिनों में क्या शक्ल अख्तियार करेगा, इसके बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में हमास के हमले के बाद क्षेत्र में जो संघर्ष शुरू हुआ, और इसमें हमास के साथ हाउती और हिजबुल्लाह भी अहम प्लेयर हैं। ये बात सबको पता है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। ईरान प्रॉक्सीज के जरिए ही अपने विरोधियों और दुश्मनों को निशाना बनाता है। आमतौर पर ईरान सीधे अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं करता है। हिजबुल्लाह का बेस लेबनान में है, और लेबनान में इजरायल की सेना उतर चुकी है। इस संघर्ष में सिर्फ ईरान और इजरायल का डायनेमिक्स देखने से काम नहीं चलेगा। हमें यह भी देखना होगा कि अमेरिका में नवंबर में चुनाव है। इजरायल की घरेलू राजनीति में कई तरह की दिक्कतें चल रही हैं। पहला, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आप ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला नहीं करेंगे, वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि सीधे न्यूक्लियर साइट पर अटैक करिए। सवाल यह भी कि ईरान लंबे समय से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है, और अमेरिका सहित बहुत से लोगों को शक है कि वहीं ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया होगा, और ऐसे में उसकी न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ तो वह बहुत विध्वंसक होगा। अमेरिका नहीं चाहता है कि मामला किसी तरह से परमाणु युद्ध तक जाए। अमेरिका को इस बात का भी डर है कि इजरायल में चल रहा संघर्ष कहीं फैल गए कर यूरोप अमेरिका तक न पहुंच जाए, और इसका अगर परमाणु हमले होते हैं तो इसका नुकसान दुनिया भर को उठाना पड़ेगा। अमेरिका को इस बात का अनुभव है कि किस तरह 2001 में आतंकवादियों ने अमेरिका में 9/11 हमले को अंजाम दिया था। इसके अलावा इजरायल के अंदर एक विचार है कि इस युद्ध की समय सीमा क्या होगी। इजरायल 1 वर्ष के बाद भी अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पाया। इसके अलावा पिछले 1 वर्ष से चल रहे युद्ध का एक आर्थिक दबाव भी है। इजरायल में लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे हमास की ओर से हो या हिजबुल्लाह की ओर से या ईरान की ओर से, और इससे एक डर का माहौल भी है। वहां के राजनीतिक दलों की सोच है कि इस युद्ध को समाधान की ओर ले जाया जाए, ना कि इसे और बढ़ाया जाए। तीसरा पक्ष है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने इजरायली नव वर्ष के मौके पर आप देखिए बयान दिया कि वंस फॉर ऑल यह युद्ध होने जा रहा है। यानी वे चाहते हैं कि युद्ध हो और ठीक से हो सकता है नेतन्याहू यह पता लगा रहे हो कि ईरान के परमाणु हथियार हैं तो कहाँ हैं, जिसमें सबसे पहले परमाणु हथियार को ही नष्ट किया जाए। अगर ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला होता है तो वह भी बहुत विध्वंसक होगा। यानी इस बात की पूरी संभावना है कि संघर्ष और बड़ा रूप ले, क्योंकि नेतन्याहू इसे बढ़ाने का पूरा मन बना चुके हैं। अब बात करते हैं भारत की, तो इस मसले को लेकर भारत के 2 मत बहुत स्पष्ट हैं। पहला है, आतंकवाद का विश्व में कहीं स्थान नहीं हो सकता है। बीते वर्ष 7 अक्टूबर को हमास ने जो आतंकी हमला किया उसे भारत स्वीकार नहीं करता है, और इस घटना को लेकर भारत पूरी तरह से इजरायल के साथ है। भारत हिजबुल्लाह के हमले को भी आतंकी हमला मानता है। यह बात अलग है कि भारत ने हमास हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। भारत आतंकी घटनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत को लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित है। और दूसरी बात, भारत की विदेश नीति लंबे समय से 2 स्टेट थ्योरी सॉल्यूशन के पक्ष में है। भारत चाहता है कि फलस्तीन के मसले का शांतिपूर्ण समाधान हो। अब इसमें जो इजरायल ईरान का मसला आया तो भारत के लिए दोनों देश महत्वपूर्ण हैं, एक सामरिक दृष्टि से और दूसरा रणनीतिक दृष्टि से। दूसरी बात, ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है और ईरान से जो हमारे ऐतिहासिक रिश्ते रहे उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ईरान से हमारे व्यापारिक संबंध भी काफी मजबूत रहे। जैसे आप देखिए, तेल का मामला हो, ईरान हमारा महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ईरान और इजरायल के साथ संबंधों को संतुलित करके चलेगा। जैसे भारत ने रूस और यूक्रेन की युद्ध में एक स्टैंड लिया। हम शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शांति आतंकी हमले तो नहीं आएंगे। इसलिए भारत ने कह दिया है कि आतंकी हमले के लिए कोई जगह नहीं है और शांति के प्रयास होना चाहिए। मेरा मानना है कि भारत जंग की सूरत में भी ईरान इजरायल के साथ रिश्तों में संतुलन बना सकेगा। ईरान के साथ आगे भी हमारे रिश्ते सामान्य रह सकते हैं, जैसे इन दिनों देखने को मिल रहा है। इजरायल ईरान की जंग, भड़केगी महंगाई की आग। पश्चिम एशिया का क्षेत्र न सिर्फ विश्व में ऊर्जा आपूर्ति में अहम भूमिका निभाता है, बल्कि
निर्बाध वैश्विक व्यापार के लिए भी इलाके में स्थिरता जरूरी है। हाल ही में ईरान ने इजरायल में करीब 200 मिसाइलों से हमला करके तनाव को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। और ऊर्जा के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर है भारत। रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ने के बावजूद भारत कच्चे तेल और गैस निर्यात के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर है। निर्यात का मतलब होता है, देखिए, कुछ आप लोग बेच रहे हैं। आयात का मतलब होता है कुछ आप लोग खरीद रहे हैं। तो हम लोग आयातक हैं। और आप देखिए, आंकड़े दिखाते हैं कि लगातार 5 वर्ष तक वृद्धि के बावजूद अगस्त में भारत का रूस से तेल आयात करीब 36% गिरा। जुलाई में भारत के तेल आयात में रूसी तेल की हिस्सेदारी करीब 44% थी। भारत के अगस्त के तेल आयात में पश्चिम एशिया के तेल की हिस्सेदारी बढ़कर 44.6% हो गई। और जुलाई में पश्चिम एशिया के तेल की हिस्सेदारी 40.3% थी। इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और कुवैत पश्चिम एशिया में भारत के लिए प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता देश हैं। कतर से आती है जरूरत की आधी रसोई गैस। भारत अपनी जरूरत की आधी रसोई गैस एलएनजी कतर से आयात करता है। भारत ने गैस आयात का समझौता अगले 20 वर्ष बढ़ाने के लिए फरवरी में कतर के साथ $78 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर मदद करेंगे ये देश। यहूदी के खतरे के बावजूद भारत के लिए राहत की बात यह है कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर जैसे देश ईरान इजरायल संघर्ष में शामिल नहीं है। ना ही इस बात की संभावना है कि ये देश किसी पक्ष की तरफ सीधे संघर्ष में उतरेंगे। ऐसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होने की संभावना नहीं है। तेल आपूर्ति पर असर, तो भारत लाल सागर के जरिए रूस से तेल का आयात करता है। ऐसे में ईरान और इजरायल के बीच जंग शुरू हो जाने पर तेल के टैंकर को हमलों से बचाने के लिए कैप ऑफ गुड होप का रूट लेना होगा। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट का रूट बंद होना भी एक और चुनौती होगा। भारत कतर से एलएनजी और इराक व सऊदी अरब से तेल इसी रूट से मंगाता है। हॉर्मुज ओमान और ईरान के बीच स्थित है। यह पार्सियन गल्फ को गल्फ ऑफ अमन अरब सागर से जोड़ती है। हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल चेक पॉइंट है, क्योंकि बड़ी मात्रा में तेल की आपूर्ति यहीं से होकर जाती है। भारत अपना 2/3 तेल और आधी एलएनजी हॉर्मुज के जरिए ही आयात करता है। आर्थिक वृद्धि पर भी असर डालेंगी ऊंची तेल कीमतें। पश्चिम एशिया में ईरान इजरायल के बीच युद्ध छिड़ जाने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत अपनी तेल और गैस की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में ऊंची कीमतें महंगाई के साथ आर्थिक वृद्धि पर भी असर डालेंगी। तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर यह होगा कि महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करने से परहेज कर सकता है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक इस वर्ष के अंत तक ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की वृद्धि सभी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता कीमतों को 0.2 से 1.4% तक प्रभावित कर सकती है। भारत के लिए तेल कीमतों में $10 प्रति बैरल का मतलब है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई 0.5% तक बढ़ सकता है। आईएमएसी का काम होगा बाधित। भारत पश्चिम एशिया यूरोप गलियारा पर काम शुरू होने से देरी हो सकती है। G20 सम्मेलन में इस गलियारे की घोषणा की गई थी। आईएमसी के तहत पूर्वी गलियारा भारत को गल्फ रीजन से जुड़ेगा और उत्तरी गलियारा गल्फ रीजन को यूरोप से जुड़ेगा। G20 हो या इस तरह के जो भी संगठन हो, उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। ग्रुप ऑफ 20 की बात कर रहा हूं मैं। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर अगर हम लोग देखें, इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। अब इसमें 21 सदस्य हो चुके हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल हो गया है। ये आप देखेंगे। मध्य एशिया में भारत की आसान पहुंच के लिए ईरान का सहयोग भी जरूरी है हमारे लिए। तो पड़ोसी देशों या फिर पड़ोसी क्षेत्रों के साथ भारत के संबंध हमेशा चुनौतीपूर्ण रहे हैं। आजादी के बाद हमने पाकिस्तान के साथ अच्छे से रिश्ते रखने के प्रयास किए, लेकिन पाकिस्तान हमें अफगानिस्तान या ईरान के लिए रास्ता देने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद भारत ने कोशिश की कि ईरान के चबाहर बंदरगाह के जरिए वह अफगानिस्तान पहुंचे और मध्य एशिया में अपनी पहुंच सुनिश्चित कर सके, लेकिन बाद में अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए और भारत से भी अनुरोध किया कि आप ईरान से तेल ना खरीदें। हालांकि भारत के अनुरोध पर अमेरिका ने चबाहर बंदरगाह पर भारत ईरान के बीच समझौते को
स्पीति बंद से बाहर रखा। ये आप देख लीजिएगा ना, ईरान ये है, यहाँ हमारा आप देखिए चाबहार पोर्ट है, यहाँ से हम लोग आसानी से अफगानिस्तान इन देशों में आप कनेक्टिविटी रख पाते हैं, इसकी बात हो रही है। और इसमें आप देखते हैं कि और इसके बाद रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई और इस बीच भारत ने रूस से तेल उर्वरक और दूसरी चीजें खरीदनी शुरू की। इसके लिए भी रास्ता चीन ईरान से ही होकर बनता है। भारत ने सोचा कि वह ईरान के जरिए मध्य एशिया और रूस तक आसान पहुंच बना सकता है। जब हाउती ने समुद्र में व्यापारिक जहाजों पर हमले करने शुरू कर दिए तो सुएज नहर का रूट काफी अव्यवहारिक लगने लगा। ऐसे में ईरान होकर जाने वाला रास्ता और भी आकर्षक हो गया। ऐसे में भारत ने सोचा कि अगर वह ईरान के जरिए रूस यूरोप तक पहुंच जाए तो समय भी कम लगेगा और 30% खर्च भी कम होगा। लेकिन इसी बीच हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया और भारत लंबे समय से आतंकवाद के खिलाफ रहा है। भारत पहला देश है जो 3 दशक पहले से ही पूरी दुनिया से अपील करता रहा है कि विश्व में कहीं भी आतंकवाद को प्रेशर नहीं मिलना चाहिए। हालांकि उस समय दुनिया को यह बात समझ नहीं आती थी कि अमेरिका में 2001 में 9/11 का आतंकी हमला होने के बाद विश्व को आतंकवाद की भयावहता का एहसास हुआ। हमास ने इजराइल के तमाम हमलों के बावजूद उसके बंधकों को रिहा नहीं किया। वहीं इजराइल का मानना है कि ईरान हमास और हिजबुल्लाह की फंडिंग कर रहा है और आप देखते हैं कि उनको हथियार मुहैया करा रहा है। एक तरह से वह प्रॉक्सी के जरिए इजराइल पर हमला करवा रहा है। अमेरिका इजराइल काफी पहले से ईरान में हमले करते रहे हैं और कभी उनके वैज्ञानिकों को मारते रहे हैं या दूसरे अहम ठिकानों को निशाना बनाता रहे हैं। हाल ही में जब हसन नसरुल्लाह मारा गया तो ईरान में एक हमास के नेता की मौत हुई और ऐसे में ईरान को लगा कि उसको इन हमलों का जवाब देना पड़ेगा और उसने इजराइल में 200 मिसाइलों से हमला किया। इजराइल ने कहा कि वह इन हमलों का जवाब देगा। तो परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि जिससे भारत की विदेश नीति के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं। पिछले कुछ दशकों से इजराइल से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते बन गए और भारत 2 स्टेट थ्योरी भी मानता रहा है। वहीं भारत ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पूरी दुनिया से जो कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया उसमें ईरान इजराइल दोनों देशों की अहम भूमिका है। ऐसे में इस क्षेत्र में अगर संघर्ष बढ़ता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौती भी बढ़ेगी भारत के लिए। यौन उत्पीड़न में फंसे कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय पुरस्कार निलंबित हुआ है। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड सेल ने किया। ये आप देखते हैं कि जानी मास्टर का एक पर्ल चिटफंड घोटाले मामले में 44 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। बागपत में पानी के फर्जी ब्रांड की बोतलों पर चला बुलडोजर। सजा खत्म फिर भी जलपाईगुड़ी जिले में बंद है 51 बांग्लादेशी। दूसरी तिमाही में बंधन बैंक का कारोबार 24.6% बढ़ा है। मांग के मुकाबले खनिजों का घरेलू उत्पादन कम। तेज आर्थिक विकास के चलते देश में आयरन और एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीज की मांग तेज हुई है। कई प्रमुख खनिजों की आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ने की संभावना है। स्टील की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से भारत अब इसका नेट आयातक बन चुका है। 11 आप देखते हैं कि 16 करोड़ टन मैग्नीज और उत्पादन अप्रैल अगस्त में। ये ऑटोमोटिव सेक्टर में होगी। बड़े पैमाने पर स्टील की मांग, कंपनियों को दोगुना करना होगा उत्पादन। 2030 तक 7 करोड़ नए आवासों की जरूरत होगी। एमपीसी की बैठक आज से। ब्याज घटने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया में तनाव से तटस्थ रुख अपना सकता है आरबीआई। फरवरी 2023 में 6.5% पर परिवर्तित रही थी रेपो रेट। रेपो रेट कहने का मतलब होता है जो बैंकों को आरबीआई ऋण देती है ना, उसी की बात हो रही है। मौद्रिक नीति समिति की बात हो रही। 3 आरबीआई की तरफ से रहते हैं, 3 सरकार की तरफ से रहते हैं। इसमें एलआईसी ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हिस्सेदारी बढ़ाई। जीवन बीमा कंपनी है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? 10,000 लोगों को नौकरी पर रखेगा एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा एसबीआई का। कहाँ? महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना हुई थी देखिए कब? 1 जुलाई 1955 में। बायोगैस में 1850 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता है। और अडानी ने प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन मिश्रण शुरू कर दिया है। कार कंपनियों को त्योहारों में अच्छी बिक्री की उम्मीद है। कारोबारी भरोसा 2
तिहाई के उच्च स्तर पर पहुंच, सीआईआई कह रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ एफपीआई ने 3 सत्रों में 27,000 करोड़ निकाले। एफडीआई, एफपीआई, ये आप देखते हैं कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की बात हो रही। इजराइल ईरान संघर्ष और चीनी बाजारों के बेहतर प्रदर्शन का घरेलू स्तर पर दिख रहा है प्रतिकूल असर। 73,000 करोड़ रुपए रह गया है इक्विटी बाजार में एफपीआई निवेश 2024 में। 9 कंपनियों का पूंजीकरण 4.74 लाख करोड़ रुपए घटा। इस सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए 2 आईपीओ खुलेंगे। न्यायपालिका का कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग लोकतंत्र के लिए अनुरूप है, लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है। ये आप देखिए, गगनयान के बाद नासा ने नए स्पेस स्टेशन पर LNT की नजर। 2033 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था संबंधी कारोबार में आप देखते हैं 5 गुना वृद्धि की उम्मीद है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, जिस तरह से हमारी एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बेंगलोर में कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। नेतन्याहू ने मैक्रो से कहा इजराइल पर रोक ईरान का समर्थन होगी। चलिए, ये सब चल रहा है दुनिया में। कोई फैसला हो अच्छा तो देखने लायक हो। भारतीय डॉक्टरों के लिए ग्रीन कार्ड में तेजी लाए अमेरिका प्रशासन। अमेरिका में चुनाव भी चल रहा है, आप देखेंगे। पाकिस्तान ने पश्तून राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाया, सुरक्षा पर खतरा बताते हुए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री की गुमशुदगी को लेकर रहस्य गहराया। गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी एजेंसी ने गोंडापुर को हिरासत में नहीं लिया। अज्ञात स्थान पर छिपे गंडापुर की तलाश में जुटी पुलिस से। पाकिस्तान की बातें हो रही हैं। बांग्लादेश ने दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों में पर्यटन पर लगाया प्रतिबंध। यहाँ बड़ा अशांति फैली हुई है। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? बांग्लादेश से। ये 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। केरल के पादरी समेत 21 नए कार्डिनल की पॉप ने की घोषणा। कार्डिनल ही करेंगे पॉप फ्रांसिस के उत्तराधिकारी का चुनाव। कार्डिनल यानी कि कैथोलिक चर्च के प्रमुख होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। वेतन संबंधी रिपोर्ट के चलते ब्रिटेन के PM चीफ ऑफ स्टाफ का इस्तीफा। ग्रे का सालाना वेतन 1,70,000 पाउंड था, जो कि स्टारमर को मिलने वाली वेतन से लगभग 3,000 पाउंड ज्यादा था। उत्तर कोरिया में गोले दागने का प्रशिक्षण। यहाँ आप देखिए, ये नीचे दक्षिण कोरिया, ऊपर उत्तर कोरिया देखने को मिलेगा। ये जापान है। एक खेल का क्षेत्र है, तो खिलाड़ियों के बारे में उनकी क्या उपलब्धियां हैं, ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। ग्वालियर में बांग्लादेश 4 खाने चित हो गया है पहले T20 मुकाबले में। ग्लोबल शतरंज लीग, अलास्कन नाइट्स की अजय लय जारी है। पंकज आडवाणी ने जेडेन को हराकर जीता सिंगापुर ओपन। एशिया रग्बी सीवंस में भारतीय टीम को रजत पदक मिला है। मोहसिन बने होंडा इंडिया टैलेंट कप के विजेता। रोहित 2027 वनडे विश्व कप खेलेंगे। दिनेश लाड़कर हैं। बुंडेस लीगा में बिना खेले वायरन को मिली बढ़त। ये आप लोग देखेंगे, इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। गफ ने मोचोवा को हराकर जीता चीन ओपन। विश्व नंबर 6 खिलाड़ी ओपन युग में हार्ड कोर्ट पर WTA की शुरुआती 7 फाइनल में सभी जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय गौरव बोध की संस्कृति चेता डॉक्टर रामविलास वर्मा। नरसिम्हानंद है ना, जो आप देखिए, उन्होंने अभी आप देखते हैं जो बयान दिया है, उसी पर बवाल मचा हुआ है। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम होने लगा है। राम मंदिर के शिखर में लगे 32,000 घन फीट पत्थर। ये अयोध्या की बात हो रही है। चुनौतियों पर विजय पाने का उत्सव विजयदशमी है, आलोक कुमार कह रहे हैं। उत्तराखंड में फंसी विदेशी पर्वतारोहियों को निकाला गया। टैटू के निशान को अयोग्य ठहराने का आधार न बनाए।
ये हाईकोर्ट का उम्मीदवार को समयबद्ध तरीके से टैटू हटाने के का दिया जाना चाहिए अवसर। कैट के निर्णय के विरुद्ध कर्मचारी चयन आयोग की अपील याचिका खारिज की है ये हाईकोर्ट ने। आजकल आप देख रहे हैं टैटू कई जगह हटाने को कहा जाता है ना, आप अब गुदवा लेते हैं ना अपने उस पे हाथ पैर पे कहीं भी, तो उसी की बात हो रही है। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। अंतरिक्ष यान लूना 3 ने ली चंद्रमा के छिपे हिस्से की तस्वीर। 1959 में आज ही रूसी अंतरिक्ष यान लूना 3 ने चंद्रमा के छिपे हिस्से की तस्वीर ली थी और चंद्रमा से गुजरने के बाद लूना 3 ने 63,500 किलोमीटर की दूरी से पीछे मुड़कर चंद्रमा के सूर्य की रोशनी वाले दूर के हिस्से की 29 तस्वीरें ली। चंद्रमा का यह हिस्सा पृथ्वी से नहीं देखा जा सकता है। स्वीडन में अध्ययन के लिए एक साथ आए 90 जोड़े जुड़वा बच्चे। 1977 में आज ही स्वीडन के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए आनुवांशिक अध्ययन में एक जैसे दिखने वाले 90 जुड़वा बच्चों ने भाग लिया। अध्ययन के लिए उन्होंने एक साथ ही एक ही जगह से खरीदारी की। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। स्वतंत्रता के लिए सशक्त संघर्ष का हिस्सा बनी दुर्गा भाभी। स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी वोहरा का जन्म 1907 में आज ही इलाहाबाद में हुआ था। 1918 में क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा से विवाह के बाद ही क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी। क्रांतिकारी उनकी दुर्गा भाभी कहते हैं और 19 दिसंबर 1928 को सैंडर्स पर गोली चलाने के बाद भगत सिंह को सुरक्षित कलकत्ता पहुंचाने के लिए दुर्गा भाभी ने भगत सिंह की पत्नी बनकर ट्रेन की से यात्रा की थी। उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा के विरोध में 8 अक्टूबर 1930 में अंग्रेज सर्जेंट पर गोली चलाई थी। इस तरह से आजादी मिली है, समझ रहे हैं। महिलाएं भी कम नहीं थी, वीरांगनाएं थी उस समय की। अद्भुत मानव मीनार स्पेन के टैरागोना में द्विवार्षिक ह्यूमन टावर प्रतियोगिता को लेकर दीवानगी। ये देखिए कम हो रहा है एंटीबायोटिक दवाओं का असर। आईसीएमआर के अध्ययन में सामने आई तस्वीर, रोगाणुओं को खत्म करने में नहीं हो रही है सक्षम। दवाओं के प्रति लगातार प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर रहे हैं रोगाणु। और कुछ भी होता है, हम लोग टैबलेट ले लेते हैं, कुछ भी होता है टैबलेट लेते हैं तो प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है। 57 साल बाद मिला शादी गुम हो चुका वीडियो, ऑस्ट्रेलिया की बात है। गर्भकालीन डायबिटीज से बचाव कर सकता है सामान्य वजन, अनुसंधान कर रहे हैं। धूमकेतु के आगे चांद तारों की चमक भी हल्की है। भोर में आ रहा नजर धूमकेतु सी 2023 A3 तिसु चेसान नग्न आंखों से आ रहा है नजर। डायबिटीज और मोटापा लीवर कैंसर के दोबारा होने का बढ़ाता है जोखिम, एक अध्ययन ने कहा है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, देखना हो तो देख सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं, जो न्यूज हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए, क्योंकि 100% देंगे तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। धन्यवाद।